नमस्कार। सत्य लकीर के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। आज के इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आम आदमी पार्टी के जम्मू जिले के प्रधान संसार सिंह जी। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, मेरा पहला ये सवाल है कि पहले आप जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट के बाद आपने पॉलिटिक्स में कदम रखा। क्या ये आपने पहले से सोचा था कि मैं जर्नलिस्ट के बाद पॉलिटिशियन बनूंगा, या आपने जकदम ही स्विच कर दिया, मतलब जर्नलिस्ट से आप सीधे पॉलिटिशियन बन गए? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जर्नलिस्ट जो है उसकी जिम्मेवारियां हैं, उसे फ़िक्र है अपने लोगों का, अपनी स्टेट का। तो मुझे भी चिंता थी, लेकिन पत्रकारिता में आजकल ऐसा है कि आपको हर जगह पर रोक है। अगर आप किसी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, आपको बैन कर दिया जाता है, आपको पार्टी ऑफिस के अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो हमें लगा कि अभी पत्रकारों से अच्छा कोई पॉलिटिशियन नहीं हो सकता। हम उस प्लेटफॉर्म पे भी सच्चाई के लिए लड़ते रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म पे भी उसके लिए लड़ रहे हैं, इसलिए राजनीति में आना मुझे बेटर लगा। जर्नलिस्ट से आप एक पॉलिटिशियन बने। आपको जो जर्नलिस्ट का सफ़र है वो आपको ज़्यादा अच्छा लगा, या जो अभी आप पॉलिटिक्स में आए हैं आपको ये सफ़र ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए, दोनों सफ़र में आपको लोगों का काम करना है, लोगों की बात करनी है। वहाँ पर भी लोगों के लिए लड़ते रहे हैं, चाहे प्रशासन से, चाहे नेताओं से, और यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं। अब राजनीतिक पार्टी, एक आम आदमी पार्टी, एक ऐसी सोच है जो आम लोगों के लिए सोचने वाली है। तो हमें लगा कि एक ऐसी पार्टी में जाकर के आप वो लड़ाई लड़ सकते हैं जो आप किसी और पार्टी में नहीं कर सकते। और ख़ास करके मीडिया में आज अगर आप बोलते हैं, बात करते हैं, तो जिस तरीके से डिक्टेटरशिप जो है वो राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, दबाने की कोशिश कर रही हैं, तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं की भी राजनीतिक पार्टी में रह करके मदद करना चाहता हूं। इसलिए मुझे लगा कि आम आदमी पार्टी जो है मेरे जम्मू कश्मीर के पत्रकारों के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी थी। इसलिए मुझे इस ओर आने का विचार जो था वो मेरे मन में आया। आपका ये मानना है कि जैसे आप जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट क्या करता है, जो आम जनता होती है उसकी आवाज़ को उठाता है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको बताता है, उसको एक्सपोज करता है, और उसके बाद पॉलिटिशियन का ये रहता है कि वो उस चीज़ पे बात करे, उस मुद्दे को उठाए, उसके बारे में बात करे, उसके बारे में काम करे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि उन मुद्दों पे बात करना और बात रखना। पहले तो मुझे ये लगता था कि ठीक है, हम पत्रकार हैं और सभी एक जैसे हैं, लेकिन जिस दिन मैंने पत्रकारिता के बाद राजनीति में कदम रखा और मुझे सबके चेहरे जो थे, सच्चे चेहरे दिखना शुरू हुए, सच्चाई आखिर क्या है मीडिया की। एक ऐसा भी पत्रकार है जिसने अपने ऑफिस के लोगों को ये मना कर रखा है कि संसार सिंह आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रोग्राम उसे कवर नहीं करना। मुझे ये खुशी होती अगर वो ये कहते कि संसार सिंह आम आदमी पार्टी में गए हैं और हमारे पत्रकार बंधु हैं, उन्हें हम सपोर्ट करें। लेकिन उस व्यक्ति की इतनी सोच जो थी, गिरी हुई सोच मैं कह सकता हूँ, कि लोगों अपने पत्रकारों को ये कह दिया कि भैया उसके इंटरव्यू मत करना, उसकी खबर हो तो उसे कैंसिल कर दो। आज मेरी उनसे बात भी हुई, लेकिन उन्होंने नकार दिया कि मैंने ये नहीं कहा, शायद कुछ दिनों में पता चल जाएगा। और मैं सीधे तौर पर उनको ये कहना चाहूँगा, भाई साहब, पत्रकारिता करिए, चाटुकारिता मत करिए। जो पत्रकारों का काम है वो करिए, या तो खुल के राजनीति में आ जाइए, राजनीति करिए जैसे मैं कर रहा हूँ। मैंने छोड़ दिया पत्रकारिता को। तो आप दोगली नीति मत अपनाइए, पत्रकार हैं और पत्रकारिता करिए। अगर कोई सच बोल रहा वो सच दिखाइए। जी, ये मैं समझ। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जैसे अब डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट तैयार की गई है, पेश की गई हुई है, आम जनता जो है वो भी इसको लेकर के परेशान है, कई राजनीतिक दल हैं जो इसको परेशान है इसको लेकर के कि इस रिपोर्ट को जो है उसमें उसको पूर्ण विचार किया जाए। इसके लिए आज अल्ताफ बुखारी जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकार वार्ता की। उस दौरान उनका ये कहना था कि जो ये डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट तैयार हुई है, इसमें हम लोगों ने मतलब हम लोग ये समझते हैं कि ये रिपोर्ट हमारे लिए सही नहीं है, एम्पावर नहीं है, ये डिसएम्पावर है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो इन लोगों ने बनाई, पहली बात वो मजाक है। भाजपा ये चेक करना चाहती थी कि लोग हमारे फेवर में हैं या नहीं हैं। उन लोगों को ये समझ लग चुका कि हमारी सरकार अब जम्मू में नहीं आएगी, लोग इनको वोट के आधार पर हराएंगे, और इनकी जो वहम है इनके दिमाग में कि हमारी सरकार रहेगी, वो निकल चुका है।
डिलिमिटेशन की रिपोर्ट बनाई गई। ये सब एक षड्यंत्र के तहत रचा हुआ षड्यंत्र था। इन्होंने सब तय किया हुआ था। इन्होंने ये कहा था, एक ऑडियो वायरल हुई रविंद्र रैना की, जिसमें शक्ति परिहार से अपनी पार्टी के जो उनके नेता थे उनसे बात कर रहे हैं कि यहाँ से वहाँ जोड़ देंगे। एक निजी पोर्टल ने उस ऑडियो को चलाया भी, उसके बाद प्रतिक्रियाएं भी आई उनकी, और ये क्लियर हो चुका है कि ये मतलब चाहते हैं कि इस रिपोर्ट के माध्यम से कि हमारे वोट कहाँ पर हैं, सीटें उस तरीके से बनाई गई कि जहाँ जहाँ पर हमारे वोट हैं हम वो सीटें अपने हक में करेंगे, हमें वोट ज़्यादा पड़ जाएंगे, सीटें निकल जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। उस ऑडियो ने वो सारा चिट्ठा इनका खोल के रख दिया, और अब इनके हालात ये हैं कि इनको अपना मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। और विरोध तो हम करेंगे। देखिए, रेफ्यूजियों के साथ इन्होंने धोखा किया, पुंछ बेल्ट के जितने भी लोग हैं उनसे धोखा किया। जितने भी रिफ्यूजी लोग रहते थे उन बस्तियों को, उन लोगों को जो सीटें देनी थी वहाँ पर भी इन्होंने धोखा करके वो सीटें जो है वो ख़त्म कर दी। अब आरसपुरा की बात कर लें आप, आरसपुरा के अंदर से सीट ख़त्म करके इन लोगों ने क्या जता दिया। इनके खुद के पार्टी के लोग इनकी पार्टी के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम पार्टी का वर्क करना छोड़ देंगे। तो यहाँ पर साफ है कि इनके अपनी पार्टी के लोग इनसे दुखी हैं। ये बाकी लोगों को लिए क्या करेंगे, बड़ी जल्दी इनका जो है वो सच्चाई सामने आएगी, पर्दा उठने वाला और इनकी पिक्चर का दी एंड होने वाला जम्मू कश्मीर में। जैसे कि आज जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के प्रधान अल्ताफ बुखारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने साथ में होम मिनिस्टर जो हमारे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, उनसे ये उम्मीद भी जताई कि इस रिपोर्ट पे आप दोबारा पूर्ण विचार कीजिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जो अल्ताफ बुखारी जी ने कहा है? अल्ताफ बुखारी जो हैं वो इन्हीं की बी टीम है, अपनी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। जब इन्हें लगता है कि हमारे ऊपर थोड़ी सी परेशानी बनने लगी है तो बी टीम चलाना शुरू कर देती है। तब उन्होंने कभी नहीं बात कही। जब ये रिपोर्ट सबमिट हुई आज इनको याद आने लगा, क्योंकि अब इन्हें पता है कि इसके ऊपर हम जो है वो इंक्वायरी करवाएंगे, लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे, उसके बाद में हम इसे कैंसिल कर देंगे। इनको पता वोट मिलने वाले नहीं है, तो इसलिए ये टाइम निकालना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमें और समय मिले। लोगों के साथ जो अत्याचार किया, लोगों को जो लूटा, जो महंगाई इन्होंने बढ़ाई है, लोग उस चीज़ को भूल जाएं। लेकिन भैया लोग अब नहीं भूलने वाले। आप ये इलेक्शन पंजाब की और गोवा की और ये उत्तराखंड की इलेक्शन होने दीजिए, उसके बाद देखिए पेट्रोल और डीजल के दोबारा दाम बढ़ने वाले हैं, इसलिए रुके हुए हैं। ये देश का बेड़ा गर्क बंटा दर करने वाले हैं, और बड़ी जल्दी लोगों को भी समझ आ चुका और इनका सुपड़ा बड़ी जल्दी साफ होने वाला। और ये डर रहे हैं कि हम किसी न किसी तरीके से इलेक्शन को डिले कराएं, हमारी सीटें निकल जाएं। ये ऐसा सोच रहे हैं इस वक्त, पर ऐसा होगा नहीं। सर, मेरा अगला सवाल है, बीएसएफ और सीआईएसएफ द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और उन्हें आश्वासन भी मिलता है कि आपकी जो मांगी है उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डेंटल सर्जन, बीएसएफ के ये सारे जो लोग हैं, मेरी टेलीफोनिकली इन लोगों से बात हुई, हम इनके समर्थन में हैं। लेकिन उन लोगों को आज ये समझ आने लगा, जो उनकी उम्मीदें थी कि मोदी सरकार आने के बाद जो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, उन्हें लगता था ऐसा होगा, लेकिन उनकी आंखों से वो पर्दा उतर चुका है। इनके ऑफिस के बाहर वो प्रदर्शन करते रहे सर्दी में। कोरोना का वो दौर था जब लोग घर से नहीं निकलते थे, वो लोग प्रदर्शन करते थे। उन पर लाठियां बरसाई गई, उन लोगों को मारा गया, उनको एम्बुलेंस में भर करके वहां से फेंका गया, वो बीमार रहे, कई बच्चों की हालत खराब हुई। लेकिन रविंद्र रैना को शर्म नहीं आई कि अपने ऑफिस से बाहर उतर के बात करूं। मीडिया से वो इतना डरते हैं, सिवाय इक्का दुक्का चैनल के, उन्हें बाकी सारे मीडिया से डर लगता है। किसी को वो जवाब नहीं देना चाहते, और पहले पूछते हैं मुझे सवाल बताओ, पहले मुझे सवाल बताएं, फिर मैं इंटरव्यू दूंगा। अगर कोई उनसे कोई विरोध में सवाल पूछ ले तो दोबारा उसे पार्टी ऑफिस से बैन कर दिया जाता है। मैं पत्रकारिता में रहा हूँ, मैं रविंद्र रैना को शुरू से जानता हूँ। जब 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 ये एक नैलन की चप्पल पहन के आया करते थे, मुझे कहते संसार जी एक फ़ोटो लगवा देना मेरे भाई। आज मौका मिला है, ठीक है, अगर आप भगवान ने आपको कुर्सी दी है तो कोई अच्छे काम करें, लोगों के साथ अन्याय करें। जो आप अन्याय कर रहे हैं इसका खमियाजा बड़ी जल्दी आप भुगतेंगे। और ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आने वाले समय में जिनकी ओवर एज हो चुके हैं, 8-8 साल हो गए उनको फॉर्म भरे हुए, आज उनके हालात क्या हैं वो बच्चे जानते हैं, उनके घर की कंडीशन क्या है, गरीब घरों के बच्चे हैं, बॉर्डर से हैं वो बच्चे। और अब आने वाले इलेक्शन में जरा ये बात जाके दिखाएं, पता चल जाएगा, वो लोग बताएंगे इनको ये क्या है। सर, जिस तरह से आप बात कर रही हैं, आप में जुनून दिख रहा है जनता के लिए कुछ करने का। अगर आपको आपकी पार्टी मौका देती है कि आप यहाँ से विधायक के चुनाव लड़ें, एमएलए के चुनाव लड़ें, तो क्या आप इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे? देखिए तारिका जी, पार्टी इलेक्शन लड़ना मुद्दा नहीं है। राजनीति में अगर कोई इंसान आता है, उसकी पहले ही ये मंशा होती है मैंने इलेक्शन लड़नी है और मुझे सीट मिल जाए, मैं विधायक बन जाऊं और मैं लूटना शुरू कर दूं। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है इलेक्शन लड़ने की या विधायक बनने की। लोगों के काम पत्रकारिता में भी किए हैं और यहाँ पे भी काम करेंगे। जब कभी जनता को ये लगेगा कि हमारा ये उम्मीदवार होना चाहिए,
तब हम देखेंगे। लेकिन अभी तो पत्रकारिता के बाद मैं राजनीति में आया हूँ। राजनीति में जब तक लोगों के काम मैं नहीं कर सकता, जब तक लोग खुद मेरे साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक मैं कभी ये नहीं सोच सकता कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। नहीं सर, मेरा ये सवाल था कि जिस तरह आप पे जुनून दिख रहा है कि लोगों के लिए एक जज्बा होता है काम करने के लिए, एक नेता होता है, वो एक सेवक होता है, पब्लिक का सेवक होता है, उनका काम ये होता है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि सबसे पहले वो जनता को खुश रखें, जनता के काम कराएं। जैसे कि बेरोजगारी बढ़ रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, इसी को लेकर के मेरा ये सवाल आपके साथ मैं कनेक्ट करूंगी कि जैसे कि ये आतंकवाद बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आतंकवाद इतना खतरनाक नहीं है जितनी भाजपा खतरनाक है। आतंकवाद की अगर जड़ को ख़त्म करना होता तो 2 मिनट की बात है, चुटकियों में मसल सकते हैं आतंकवादियों को और आतंकवाद को। लेकिन मोदी जी को याद आ जाता है पाकिस्तान, वो वहाँ पर चाय पीने चले जाते हैं। इनकी अगर पठानकोट में दीनानगर इलाके में जब बम ब्लास्ट होता है, आतंकवादी हमला होता है, आईएसआई से ये जांच करवाते हैं। पुलवामा का जो हमला हुआ, पुलवामा में जो हमारे सैनिक शहीद हुए, उस मुद्दे पर जो एक गाड़ी का नंबर था वो गुजरात का था, आज तक वो सामने नहीं आया। इन्होंने उन चीज़ों को छुपा के रखा हुआ है, डर है इनको। बदतमीज़ और अनपढ़ लोग हैं ये, इन्हें नहीं पता कि लोगों के दर्द क्या हैं, लोगों के परिवार के हालात क्या हैं। इनके खुद के परिवार होते शायद इनको पता लगता है कि परिवार की दर्द क्या है, परिवार की समस्याएं क्या हैं। अभी एक ऑडियो मैंने आपको सुनाया थोड़ी देर पहले, उसमें अभी उसका जिक्र नहीं करूंगा, मुझे भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उसमें ये क्लियर कहा कि मोदी, योगी और रविंद्र रैना सभी एक जैसे ही हैं। अब ये भैया ये कहते बीजेपी को ऐसे बंदे चाहिए। इन लोगों ने परिवार छोड़ दिया, इन्हें क्या पता परिवार की परेशानी क्या है। अगर परिवार छोड़ दिया तो साधु सन्यासी बनो, जंगल में जाओ, वहाँ पर जाके तपस्या करो, ताकि भगवान से तुम लोगों को आशीर्वाद में बुद्धि मिले, सद्बुद्धि दे, तुम लोगों को अकल आए। तुम लोगों ने बेड़ागर कर दिया देश का। तुम लोगों को जंगल में होना चाहिए, मंदिर मठ में होना चाहिए। तुम लोगों की जगह राजनीति में नहीं है। जो सन्यासी होता है वो जंगलों में होता है, वो राजनीति में नहीं होता। राजनीति में आने के बाद इन लोगों ने क्या कर दिया, योगी साहब ने यूपी का क्या हालात कर दिया, किसानों के साथ क्या किया। उनके नेता ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, इतने किसानों को मार दिया। 700 से 800 किसान बॉर्डर पर शहीद हो गया। नरेंद्र मोदी जी को एक भी बार समझ नहीं आया कि उनसे मिल लूँ जाके। लेकिन जब इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड हुआ, जब ये पता लगा कि अब भारत में हमारी सरकार हारने वाले हैं, हम जाने वाले हैं, यूपी से ख़त्म होने वाले हैं, फिर उनको याद है, फिर बिल वापस लिए। तो ये जानते हैं कि हम जाने वाले हैं, लेकिन इनके अंदर एक भावना है, जहर भरा हुआ है। ये समाज में रहने के काबिल लोग नहीं हैं। इनके अंदर जो जहर है, वो जहर समाज के लिए खतरा, और ये खतरनाक लोग हैं। इन्हें कुर्सी से उतार कर मंदिर मठ में भेज दो, यहाँ पर इनकी जगह नहीं है। सर, इस वक्त जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर के सभी लोगों से ये अपील करूँगा कि आप लोग ये समझ लीजिए कि रोज़गार, आपके रसोई के अंदर के जो खर्च हैं, आपका रोज़गार, आपकी महंगाई, ये जो चीज़ें जिस तरीके से इन्होंने थोपी हैं। जैसे जम्मू में एक नया लॉ इन्होंने पास किया कि अब गांव में अगर आपको कोई मकान बनाना है, अगर आपको भैंस के लिए तबेला ही बनाना है, तो आपको पटवारी से, सरपंच से, तहसीलदार से परमिशन चाहिए। इन बेवकूफ़ों को मैं ये पूछना चाहूँगा, पटवारी और ये जो डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये तो पहले ही चर्चा में रहता है करप्शन के चक्कर में। आपने अथॉरिटी उनको दे दी, सीधे तौर पर करप्शन कराने जा रहे हैं आप। ये तो सीधे तौर पर लोगों को लूटेंगे। अगर किसी की दीवार गिर गई, वो दीवार खड़ी करने लगे, ये पैसे मांगने पहुंच जाएंगे। ये तो लोगों को जीने नहीं देंगे। जो ये कानून यहाँ पर पास कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। ये लोगों का खून चूसना चाहते हैं। हर घर के बाहर टोल लगाने की इन्होंने कोशिश की है। चंद्र प्रकाश गंगा चिल्लाते थे कि टोल नहीं लगने देंगे, टोल लग गए। अब आप अखनूर रोड पे भी टोल देखेंगे। जब आप नगरोटा जाते हैं, वहाँ पर जो टोल है, मनमाने पैसे वो वसूलते हैं, लोगों से बदतमीजियाँ करते हैं। कभी सुना है कि यूटी के अंदर टोल होते हैं? जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया और इसका बेड़ा गर्क कर दिया। लोगों के घरों के बाहर शराब के ठेके खोल दिए। यहाँ से आप अगर चक्कर लगाते जाएंगे, यहाँ पर 2-4 किलोमीटर के दायरे में एक शराब का ठेका हुआ करता था, आज वहाँ पर 5 हैं। इन्होंने लोगों को शराबी बना दिया। इन्होंने भविष्य, फ्यूचर ख़त्म करने की कोशिश की और पढ़ाई बंद रखी है। ठेके खुले हैं, स्कूल कॉलेज बंद रखे, और 2018 से लेके अब तक जो बच्चे कुछ पढ़े लिखे थे वो भूल चुके हैं। इनकी ये मेन सोच है कि लोगों को अनपढ़ बनाओ, अंधभक्त बनाओ,
रैलियों में नारे मरवाओ और सुबह और शाम का खाना उनको मिल जाए, बस इसी को वो ज़िंदगी समझे जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। पढ़े लिखे और जागरूक लोग हैं, वो लोग इनके खिलाफ अब मोर्चा खोल चुके हैं। ये जो लोग जिनको नौकरियां लगनी थी, जिनकी ओवर एज हो चुकी है, वो लोग समझ चुके हैं, वो गांव-गांव इनका प्रचार कर रहे हैं। वो किसी राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत नहीं है उनको। जिनके साथ गलत हुआ वो प्रचार भी कर रहे हैं और इनका सुपड़ा भी साफ करेंगे बड़ी जल्दी। तो चलिए, ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जम्मू जिले के प्रधान संसार सिंह जी, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। इसी तरह आप सत्य लकीर के साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को, सत्य लकीर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।